नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंगा टाइम्स। दोस्तों, हमारे देश की आजादी को 78 साल हो गए। 78वां जो 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। परंतु इन 78 वर्षों में जो हालात आज हैं वो पहले कभी नहीं हुए। मैं आज उन हालातों पर कुछ ऐसे जजों के नाम आपके सामने रखूंगा और कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबरें आपको दूंगा कि आप उन खबरों को देखकर चौंक जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल आप याद कीजिए 1977 का दौर। 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, परंतु उसमें जजों ने कभी ये टिप्पणी नहीं की किसी भी विपक्षी नेता के लिए कि ये देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उसके बाद 90 का दशक आया, जिस समय मंडल कमंडल आया, उस समय भी विपक्ष के किसी भी नेता को स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया। ऐसे मौके कई बार आए हैं। जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ, जेपी का आंदोलन हुआ, उस समय भी नहीं कहा गया कि ये देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। परंतु अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जज एक राजनीति से प्रेरित बयान देकर अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट को क्यों कटघरे में खड़ा करवाना चाहते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकता, परंतु जो सच है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि 4000 किलोमीटर हमारी जमीन चाइना ने घेर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये बातें संसद भवन में उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने ये बातें संसद में उठाई हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बगल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे हैं, बीच में जस्टिस दीपांकर दत्ता खड़े हुए हैं। ये वही दीपांकर दत्ता हैं, ये वही जस्टिस हैं जिनकी बेंच ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। जज साहब को बताया, परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विदेशी होते हैं और आप देशद्रोही का काम कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेता की तरह काम नहीं कर रहे, आप सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। विपक्ष का नेता होता ही सरकार के खिलाफ है। इस पर प्रियंका गांधी ने जब कल अपनी टिप्पणी दी तो उससे एक भूचाल सा आ गया इस भारत की राजनीति में। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे भाई की भारतीयता की जांच करने वाला? सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कौन भारतीय कौन नहीं है। The Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. दोस्तों, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है। विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और उसे चुनौती देना। उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी को सेना का बहुत सम्मान है, वो कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सेना का हमेशा सम्मान करते हैं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कौन भारतीय कौन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों के आधार पर फैसला देना होता है, परंतु क्या सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला दे रहा है? सवाल ये है। और क्यों नहीं दे रहा है, पहले मैं आपको बताता हूं आज क्यों नहीं दे रहा है। दरअसल एक प्रेस विज्ञप्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसने दी है, एक प्रेस विज्ञप्ति, उसमें 3 नाम दिए हैं। इनमें से 3 में से एक बीच वाला नाम आप देख लीजिए, ये है आरती साठे। ये आरती साठे जी है महाराष्ट्र बीजेपी की स्पोक्स पर्सन।
ये अब मुंबई हाई कोर्ट की जज बनेंगी। कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनका नाम भेजा है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये निष्पक्ष रहेंगी? आप अपने दिल पर खुद हाथ रखकर बोलिए कि ये निष्पक्ष रहेंगी या नहीं रहेंगी। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आरती साठे, और अब इनके नाम की सिफारिश की गई है मुंबई हाई कोर्ट के लिए, यानी कि ये जल्द जज के तौर पर नियुक्त हो सकती हैं। और ये सिफारिश किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये निष्पक्ष रहेंगी? आप अपने दिल पर खुद हाथ रखकर बोलिए कि ये निष्पक्ष रहेंगी या नहीं रहेंगी। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने अभी प्रियंका गांधी का जिक्र किया, मैंने राहुल गांधी का जिक्र किया, परंतु मैंने आपसे कहा था कि मैं आज ऐसे जजों की फेहरिस्त आपको गिनवाऊंगा जो जज कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित रहे हैं और उन्होंने अपने फायदे के लिए सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। उनमें कई जज अभी के हैं तो कई जज पुराने भी हैं। ऐसे में आपको याद होगा राम मंदिर का फैसला दीपक मिश्रा जी ने दिया था। उस समय दीपक मिश्रा जी ने जब फैसला दिया, उसके रिटायरमेंट के 2 महीने बाद दीपक मिश्रा जी रंजन गोगोई ने दिया था, वो राज्यसभा के नॉमिनेट कर दिए जाते हैं बीजेपी द्वारा। इसी तरह जस्टिस अभिजीत गांगुली, आपको याद होगा, जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने बीजेपी के फेवर में फैसले दिए। वहां बीजेपी के सरकार नहीं है, परंतु बीजेपी के फेवर में फैसले दिए और लोकसभा चुनाव से पहले ही वो रिजाइन देकर और एक सुरक्षित सीट बीजेपी उन्हें दे देती है और वो चुनाव लड़ जाते हैं और वो संसद में पहुंच जाते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कितना गंदी भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कितना ममता बनर्जी कितने की में बिकी हैं। एक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी रिटायर्ड जज ने की थी। आप सुन लीजिए। কত টাকায় বিক্রি হও? তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তো তোমার লাখ 10 লাখ টাকা কেন? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে পুলটিস মারো, সেই জন্য মেকআপ করো, মেকআপ করে বেরো। মমতা ব্যানার্জি মহিলা তো, আমার মনে প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে। जस्टिस अब्दुल नजीर राज्यपाल बना दिए गए, दीपक मिश्रा सांसद बना दिए गए। इसके अलावा बेला त्रिवेदी आपको याद होगी, जो अभी पिछले दिनों रिटायर हुई थी। ये बेला त्रिवेदी इससे पहले गुजरात में थी, वहां की सॉलिसिटर जनरल रही थी। उनको यहां सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया और उनका जब रिटायरमेंट हुआ तो उनका कोई फेयरवेल भी नहीं हुआ था। अब आप देखिए कौन कौन जज क्या क्या पोस्ट पर गए थे। ये जस्टिस M.R. शाह की। जस्टिस M.R. शाह वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को आदर्श और हीरो बताया था। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फरवरी 2021 में गुजरात हाईकोर्ट की गोल्डन जुबली पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता बताया था। सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी को बहुआयामी प्रतिभा का धनी, जो वैश्विक सोचता है और स्थानीय स्तर पर काम करता है, कहा था। सुनिए जस्टिस अरुण मिश्रा किस तरह से उनकी तारीफ कर रहे थे। People wonder how this democracy is so successfully functioning. India is a responsible and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. India is committed to constitutional obligations and dedicated to a peaceful and secure world, free from terrorism. Thank the versatile genius who thinks globally and act locally, Shri Narendra Modi, for his inspiring speech, which would act as catalyst in initiating the deliberations and setting the agenda for the conference. We express our gratitude for enabling the conference to the Prime Minister. इसके अलावा
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन दिसंबर 2021 में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुन्नीकृष्णन ने कहा, प्रधानमंत्री कोई छत फाड़कर संसद में नहीं घुसे हैं, उन्हें जनता का जनादेश मिला है। तो देश में उन्होंने मोदी की फ्री वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की और प्रधानमंत्री से महामारी के दौरान भीड़भाड़ पर सख्त कदम उठाने की अपील की। जजों में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन और जस्टिस शेखर यादव प्रमुख हैं। इनके बयानों के बाद कई बार यह चर्चा उठी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जजों को सार्वजनिक मंचों पर ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। हम ये कानून ग्रंथों का जिक्र किया था जिसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति शामिल है। उन्होंने भारतीय कानूनी प्रणाली के भारतीयकरण की बात करते हुए इन ग्रंथों को भारत की प्राचीन विधि परंपरा का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जैसी परंपराएं 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं और हमें सिर्फ औपनिवेशिक कानूनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन विधि परंपराओं को नजरअंदाज करना गलत है। करीब 1 दर्जन ऐसे जजों की फेहरिस्त है। जस्टिस एमआर शाह भी हैं जो बाद में मलाईदार पद पर बैठाए गए थे। उसके अलावा और भी कई जज हैं। एक आपने वो यादव जज थे, उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यकों के हिसाब से ही न्याय होगा। आपको याद है? नहीं है याद तो सुन लीजिए। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उसके अलावा जो अभी जज है जिन्होंने फैसला दिया है राहुल गांधी के लिए, उनके फैसले की हालांकि चारों तरफ आलोचना हो रही है, परंतु ये सरकार को एक हथियार दे दिया है। दरअसल हथियार क्यों? आप पूछेंगे हथियार कैसे है, मैं बताता हूं। ईडी सरकार के पास, सीबीआई सरकार के पास, बाकी जितनी भी लोकतांत्रिक वो हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग में आप देख रहे हैं सर के ऊपर क्या बवाल मचा हुआ बिहार में। उसी तरह विपक्षियों को फंसाने का, इसका मामला क्या है मैं बताता हूं ईडी का। दरअसल ईडी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई विपक्ष द्वारा कि जी हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ईडी ने वहां जब जवाब दिया तो उसमें 125 तो विपक्षी नेता थे और 5 केवल बीजेपी के थे। विपक्षी वो भी थे जो अब बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। उनमें अजीत पवार है, उसमें नारायण राणे है, उसमें और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही थी और अब वो मलाईदार पद पर है। तो ईडी ने कहा था कि जी हमने 125 के खिलाफ की है और आप कन्विक्शन रेट यानी जिसमें सजा हुई है उसमें 0.3% का कन्विक्शन रेट है। आप खुद बताइए, क्या ये संवैधानिक संस्था बची हुई है? चुनाव आयोग बचा हुआ है? सीएजी बची हुई है जो सरकार खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं देती? आपने देखा होगा 2012 से पहले कितनी सीएजी रिपोर्ट देती थी और उसी सीएजी पर उस तत्कालीन सरकार जो मनमोहन सिंह की थी वो फंस गई थी। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होता। बचा था एक सुप्रीम कोर्ट। तो राहुल गांधी खतरा बन रहे थे धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए। तो क्यों ना उस जो संस्था बची हुई है जिसको पर लोग भरोसा करते हैं कि मैं कोर्ट में तुम्हें देख लूंगा, क्यों ना उसी से दाग लगवा दिया जाए। ये एक राजनीतिक से प्रेरित दाग था
जो राहुल गांधी को चिपकाने का प्रयास किया जा रहा है। चिपकेगा या नहीं चिपकेगा मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, परंतु आज की डेट में अगर कोई भी समझदार आदमी होगा तो जो उस जज ने साहब ने फैसला दिया है मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु उनके फैसले का मैं सम्मान नहीं करता, क्योंकि जो फैसला उन्होंने दिया, जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बिल्कुल 100% राजनीति से प्रेरित है। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह के जज, आरती साठे जैसे जज और अभिजीत गांगुली जैसे जज और वो यादव जैसे जज, दीपक मिश्रा जैसे जज, रंजन गोगोई जैसे जज और ढेरों इस तरह के जज अगर इस तरह सरकार के पिट्ठू बनकर और सरकार के फेवर में काम करेंगे तो आम जनता को न्याय कौन देगा, कैसे मिलेगा? ईडी से आपको न्याय नहीं मिलेगा, सीबीआई से आपको न्याय नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स से आपको न्याय नहीं मिलेगा, चुनाव आयोग आपको न्याय नहीं देगा। बचा था सुप्रीम कोर्ट, उसको भी दाग लगाने का भरपूर प्रयास इस समय किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसी दाग में आ गया, भगवान ना करे कि आए, परंतु अगर आ गया तो ये लोकतंत्र नहीं, इस लोकतंत्र का विनाश तय है। आप देखते रहिए, आप भी समझते रहिए, आप बोलो मत बोलो आपकी मर्जी, परंतु जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। केवल कॉलेजों में आरएसएस के प्रोफेसर, आपने देखा होगा चैनलों पर आकर किस तरह से वो बीजेपी और आरएसएस का बखान करते हैं, किस तरह से वो हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने खुद देखा होगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। अंत में जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या कभी आप अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? इस देश में राजतंत्र नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बताता है कि इस देश में राजतंत्र है। एक आदमी की पूजा, पूरे सांसदों में एक को माला। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये लोकतांत्रिक देश है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।